तो जो हिंदू नहीं अगर फॉलो करता है, उसके जीवन में हिंदू नहीं है हिंदुइज्म, तो उसको हिंदू नहीं लिखना चाहिए जी उसके लिए कॉलम होना चाहिए जी। ट्राइब का, एबोरिजिनल का, आदिवासी का। तो हम लोग केवल भील प्रदेश का नाम जपते नहीं रहेंगे, बल्कि यहाँ के जो बुनियादी सवाल हैं, समस्या है, उनको लेकर के हम लगातार काम करेंगे। इनकी एक और पहचान है कि ये करीब 15 बार जेल जा चुके हैं। चुनाव लड़ रहे थे तब हमारा था अबाउट 45 बताइए किलोग्राम। तो और आप अंडरवेट। हाँ, अंडरवेट कह दो कि लेकिन अभी हमारा वजन थोड़ा बड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। मेरे साथ आप कमलेश्वर डोडियार जी को देख सकते हैं। ये रतलाम ज़िले की सैलाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और जिस जगह पर हम मौजूद हैं उसका थोड़ा सा नज़ारा अगर आप देखें तो पहाड़ों से घिरी हुई ये जगह है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर नज़ारे हैं और इस जगह को श्री कल्याण केदारेश्वर नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 2 झरने गिरते हैं और ऐसे बहुत सारे झरने सैलाना विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों में आपको देखने के लिए मिलेंगे। बेहद खूबसूरत ये इलाका है, पहाड़ी इलाका है, लेकिन इस खूबसूरती के साथ साथ कई सारी चुनौतियाँ भी इस इलाके में मौजूद हैं। जब पहाड़ी इलाका होता है, एक मौसम में बेहद खूबसूरत होता है, दूसरे मौसम में वो बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियाँ पेश करता है। इस विधानसभा क्षेत्र में कमलेश्वर डोडियार जी क्या कर रहे हैं और इस इलाके की क्या चुनौतियां हैं, उस पर भी बात करेंगे। कमलेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैं भी भारत कार्यक्रम में। थैंक यू और स्वागत है हमारे इलाके में आपका। जी, तो कमलेश्वर जी, ये जो इलाका है आपका, पहली बार कोई नॉन कांग्रेस विधायक इस इलाके में चुना गया है। आपको नौजवानों का साथ मिला, तो आपके अप्रोच में और कांग्रेस की अप्रोच में क्या फ़र्क है जो आप कह सकते हैं कि जिससे ज़मीन पर लोगों के लिए फ़र्क पड़ा है? हम देखिए, हमारा जो आंदोलन है वो नौजवानों के बीच में है जी। और नौजवान अपनी समस्याओं के साथ साथ इस इलाके के जो लोग हैं अपने अपने परिवार के, उन सभी की समस्याओं को लेकर के चिंतित होते हैं। तो हमारी जो राजनीति है हमारे इलाके की, वो नौजवानों पर केंद्रित पे थी इस बार वाली। पर अब हम धीरे धीरे सब जान पा रहे हैं, तो इस इलाके में आदिवासियों की समस्याएं कई दशकों से रही हैं। अभी तक जो जनप्रतिनिधि हुए थे वो लोगों के बीच में जाते नहीं थे, वो लोगों की समस्याओं को समझ नहीं पाते थे। तो हमने कोशिश की है गहराई से लोगों की समस्या समझने की और उन समस्याओं को हम लोग एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बार 2023 में नौजवानों ने मुझे यहाँ का प्रतिनिधि चुन करके भोपाल विधानसभा भेजा है। जी, और 2 बरस हो गए हैं, अब आपको लगभग 2 बरस हो गए होंगे विधायक बने हुए? लगभग 2 वर्ष हुए हैं, लगभग 2 वर्ष होने वाले। जी, लगभग 2 बरस हुए हैं। अगर मैं आप ही से पूछूं कि आप अपने काम का इवैल्यूएशन करें, आप अपने काम की खुद समीक्षा करें, तो खुद को कितने नंबर देंगे 10 में से? अभी मैं मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सदस्य हैं, उनमें से मैं अपने दल का अकेला हूँ जी। और यहाँ बीजेपी बहुत बहुमत के साथ में है। कांग्रेस ना के बराबर बहुत कमज़ोर है पूरे मध्य प्रदेश में। मैं एकमात्र हूँ तीसरे से। तो चुनौतियाँ अकेले होने की साथ साथ बहुत हैं, लेकिन मैं अपनी ओर से और अपने क्षेत्र और पूरे मध्य प्रदेश के लिए, चाहे नौजवानों की समस्याएं हो, चाहे बुज़ुर्गों की हो, चाहे किसानों के हो, आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन की बात हो, मैं बहुत अच्छी तरीके से उठाने की कोशिश करता हूँ। इसके साथ साथ मेरे इलाके की, चाहे वो बिजली हो किसानों के लिए, चाहे वो सड़क की समस्या हो, चाहे पीने का पानी हो, विद्यालयों के अंदर पढ़ाई लिखाई की बात हो, मैं सारे मुद्दे प्रमुखता से उठाता हूँ और उनका जो समस्या होती है उनका समाधान करने की मैं कोशिश करता हूँ। जी, और मैं देखता हूँ कि लगातार आप शासन को चिट्ठियाँ लिख रहे होते हैं, मुख्यमंत्री को चिट्ठियाँ लिख रहे होते हैं, बहुत सारे मुद्दे आप उठाते हैं। आप एक पढ़े लिखे विधायक हैं, आप कानून की भी पढ़ाई कर रहे हैं अगर मेरी जानकारी सही है, लेकिन एक विधायक के तौर पे अगर मैं कहूँ कि जिस समस्या पे आपका फोकस है कि ये मेरे विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, इसका मैं समाधान करूँगा,
मेरे को मेरी विधानसभा क्षेत्र में जो एजुकेशन का व्यवस्था है उसको ठीक करना है, क्योंकि मेरा आदिवासी बहुल्य इलाका है और यहाँ पर लोग कस्बों में नहीं रहते हैं, यहाँ लोग अपने अपने गांव में रहते हैं। और ये आदिवासी इलाके के गांव थोड़े अलग टाइप के होते हैं। सभी लोग सारे ज़्यादातर जो है वो लोग खेती बाड़ी पर निर्भर होते हैं, तो अपना मकान खेत के आसपास बनाते हैं। तो यहाँ जो रहना है वो अलग तरीके का है। मुझे इस मेरे विधानसभा क्षेत्र है सभी गांव के अंदर में बेहतर एजुकेशन बच्चों के पास कैसे जाए, उसके लिए मैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों में ठीक करना, स्कूल्स के अंदर टीचर्स क्वालिफाइड हो और वैकेंट ना हो, क्वालिटी एजुकेशन देने के ऊपर मेरा फोकस ज़्यादा रहता है जी। वैसे तो बहुत मुद्दे हैं, बिजली, सड़क, पानी, हाँ, स्वास्थ्य, रोजगार, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। लेकिन मेनली अगर आप सबसे ज़्यादा कहेंगे कौन से इशू को एड्रेस करना चाहें जी, तो मैं जो है वो एजुकेशन के ऊपर मैं करूँगा। और एक विधायक होने के नाते आपने शुरू में ही कहा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत में है, विपक्ष बहुत मजबूत नहीं है, तो एक विधायक के तौर पे आप कितना इफ़ेक्टिवली एजुकेशन, जैसे आपने कहा कि आपका फोकस है, उस पे काम कर पा रहे हैं? देखिए, एक विधायक के रूप में जो भी प्रिविलेजेस होते हैं जी, हम लिखते हैं तो शासन को उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। हम अगर कोई सवाल पूछते हैं तो शासन को और प्रशासन को उसका जवाब भी देना पड़ेगा। तो मैं पढ़े लिखे होने के नाते जो मैं जानता हूँ उसके ऊपर मैं काम करने की कोशिश करता हूँ। दूसरा, हम आंदोलन से उठे हुए हैं, अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं तो भारत के संविधान जो है वो, भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था है, इस लोकतांत्रिक देश में हम संविधान का उपयोग करते हुए क्या बेहतर कर सकते हैं, तो वो हम लोग कर रहे हैं और करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब विधायक बनने के बाद आपको लगता है कि विधानसभा में मुद्दे उठाना ही ज़्यादा सही है, आंदोलन की ज़रूरत नहीं है? आप पिछले 2 साल में कोई बड़ा आंदोलन आप शायद उस तरह से आपने नहीं किया है अपने इलाके की समस्याओं को लेके? नहीं, हम लोग छोटे छोटे आंदोलन करते रहते हैं लगातार, और अब हम लोग बड़े आंदोलन की भी हमारी तैयारी जारी है। मेरे ख्याल से या तो विधानसभा के बाद ही हम लोग कर पाएंगे। अभी तकरीबन 10-12 दिन बाद हमारी विधानसभा है, सत्र है ये मानसून का। अच्छा अच्छा, तो हमारी तैयारी चल रही है जी। और किस तरह के आंदोलन आप जो आप कह रहे हैं कि बड़े आंदोलन की तैयारी है, कौन सा ऐसा मुद्दा है आपको लग रहा है कि सरकार आंदोलन के रास्ते से ही सुनेगी? देखिए, लोग 5-5 दशक से या 7-7 दशक से खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। हाँ, देश आज़ाद होने के बाद में जो है वो उनको अपना ज़मीन का अधिकार नहीं मिला, फॉरेस्ट राइट एक्ट होने के बावजूद। हाँ, फॉरेस्ट राइट एक्ट है, लोग जंगलों में जो है कई दशकों से खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, उनको वन अधिकार अधिनियम के तहत उनको अपना हक पत्र नहीं मिला है। अच्छा, तो इसको लेकर यहाँ पे बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की? बहुत बड़ी संख्या है, हजारों की तादाद में है। हजारों की तादाद में है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो ये दावा किया जा रहा है कि आदिवासियों के कल्याण के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। पैसा कानून यहाँ पे लागू किया गया है। एक गांव में एक दीवार पे हम लोग नारे पढ़ रहे थे कि ग्राम सभा को सारे अधिकार दे दिए गए हैं और आदिवासियों को सशक्त किया गया है, उनकी जो स्वशासन व्यवस्था है उसको सशक्त किया गया है। तो पैसा 1996 और फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं? नहीं, पैसे में तो बहुत सारे नियम हैं पूरा स्वशासन करने के लिए। जैसे हम भारत सरकार देखें तो कितने ही मंत्रालय हैं। मैं अगर मध्य प्रदेश शासन की बात करूं तो तकरीबन 55 से ज़्यादा मंत्रालय हैं, विभाग हैं। तो उसी प्रकार से अगर ग्राम पंचायत की बात करो तो उसी तरीके से अगर एड्रेस करें तो यहाँ पर भी 50-55 विषय होते हैं। लेकिन मैं अगर बात कर दूं आपको तो जो वित्त हैं, अपने गांव का विकास कैसे होगा, ग्राम पंचायत के अंदर में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, कैसे कैसे कितना बड़ा होना चाहिए, स्कूल कैसा होना चाहिए, उसके लिए हमको वित्त की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ ग्राम पंचायत में 5वां वित्त और 15 वित्त का राशि आती है। तो वो जो राशि है वो ग्राम सभा बैठ करके और तय करे कि हमें इस राशि का उपयोग कहाँ करना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में करना है या स्कूल के लिए हमको करना है, या हमको कोई नाली बनानी है, या पीने के लिए हमको पानी के इंतजाम करना है। तो ये जो है वो अपनी मन मर्जी से यहाँ के लोग अफसरों के साथ मिली भगत करके साथ गांठ करके उस पैसे को जो बंदर बांट कर लेते हैं। तो आप कह रहे हैं कि जो पैसा में जो व्यवस्था है कि ग्राम सभा जो है वो सबसे मजबूत बॉडी है एक तरह से आदिवासी इलाकों में, इफेक्टिव होना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो है वो मिली भगत करके इफेक्टिव हो। तो अधिकारी ही अंततः सारी चीज सारे फैसले अधिकारी खुद ही अपने तरीके से
जो प्रेशराइज करके कहाँ पर पैसा लगाना है और कौन इस पैसे का आप समझते हैं ना ठेकेदारी है, जो किसका बिलिंग लगेगा, वो सब तरीके से कर दिए जा रहे हैं जी। ग्राम सभा के पास में अपने अधिकारों को उपयोग नहीं करने दिया जा रहा है जी। और पिछले कई दिनों से हम लोग जब आपके विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं तो हमने ये पाया कि यहाँ पर कपास, मक्का और सोयाबीन जैसी फसलें पैदा की जाती हैं। और जब हमने किसानों से बात की तो उन्होंने कहा कि हाइब्रिड बीज उन्हें ख़रीदना पड़ता है, खाद खरीदना पड़ता है, दवाई खरीदनी पड़ती है और कई बार दवाइयाँ ख़राब क्वालिटी की निकल जाती हैं या बीज कई बार ख़राब निकल जाता है। कई बार ऑर्गेनिक खाद के नाम पर ख़राब खाद भी बेच दिया जाता है उनको। लेकिन उनका अगर नुकसान हो जाए तो फसल बीमा योजना का लाभ उनको ज़्यादा नहीं मिल पाता है। ख़ास तौर पर जो हाशिए के किसान है, जो छोटा किसान है, सीमांत किसान जिसको कहते हैं, उसको बिल्कुल इस योजना का या और योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, उसका पूरा नुकसान हो जाता है। तो इस दिशा में यहाँ पे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की पॉलिसीज़ हैं या प्रशासन की पॉलिसीज़ हैं बड़ी कमज़ोर या फेल दिखाई देती हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ख़राब दिखाई देता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। छोटे किसानों को जो राहत नहीं मिलती है, छोटे किसान एक तो फसल का बीमा करवाते नहीं हैं और शासन की सी योजना होती है जो छोटे किसानों के लिए इस टाइप की कोई स्कीम होती नहीं। मांगते हैं 5 बीघा 10 बीघा है, लेकिन जनसंख्या कितनी रफ्तार से बढ़ रही है पूरी दुनिया में, वैसा का वैसा हाल आदिवासी इलाकों में भी है। 1 बीघा 1.5 बीघा 2 बीघा लोगों के पास में ज़मीन है। और दूसरा जो विभाग है कृषि विभाग, इनको ध्यान देना चाहिए। अभी तक इस प्रकार कोई कुछ है नहीं, लेकिन हम लोग जो है वो संगठन के तौर पर अगर किसी भी किसान के खेत में अगर नुकसान हुआ है, चाहे वो बीज की वजह से हुआ हो, चाहे वो उर्वरक की वजह से हुआ हो, चाहे वो कीटनाशक की वजह से हुआ हो, हम लोग जो है लड़ झगड़ करके और अगर मान लीजिए कि वो ठीक नहीं है, मान लीजिए नकली दवाई है, नकली खाद या गलत है या जहरीला है जैसे मान लीजिएगा, तो उसको ले करके और हम लोग जो है उसका मुआवजा वापस वही दुकानदार करता है। बहुत सी जगह पे हम लोग जो है वो नकली सामान बेचते हैं या फिर गलत सामग्री, चाहे वो खाद हो, बीज हो, तो उसको लेकर के हम लोग मुकदमे भी करवाते हैं और फिर अदालत तक भी जाते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि संगठन के ज़रिए, आंदोलन के ज़रिए आप जितना दबाव व्यापारी पे बना सकते हैं वो कोशिश करते हैं, लेकिन जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो संवेदनशील नहीं है और उसको कैसे, मतलब उसको कैसे, क्योंकि जब तक वो ठीक नहीं होगी तब तक आप 1-2 किसान का तो फ़ायदा करा सकते हैं या उसका नुकसान की भरपाई करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने ये पाया कि पलायन बहुत है रोज़गार के लिए, और जब वो पलायन करके चला जाता है तो वो कैसे बीमा कराएगा अपनी फसल का। तो इस तरह की दिक्कतें हैं आपके इलाके में। कभी आपने विधानसभा में या सरकार के किसी मंत्री के सामने इस तरह की बात रखी है या रखने का? विधानसभा तो हम तकरीबन 1.25-2 साल होने वाले, हम लोग लगातार सदन के अंदर पलायन के ऊपर समाधान करने के लिए हम लोग करते हैं कि जितने एजुकेटेड लोग हैं उन्हें रोजगार मिलना चाहिए और जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए कोई ट्रेनिंग जैसा होना चाहिए, उसको लेकर के हम लोग लगातार विधानसभा के अंदर में लड़ते हैं जी। और ये आप देखते हैं अभी भी वैकेंसी मेरे ख्याल से 13,000 के करीब जो है वो शिक्षकों की भर्ती के लिए निकला, उसकी प्रोसीजर चल रही है जी। और आपके इलाके में जो स्कूल्स हैं उसमें टीचर्स और बाकी स्टाफ का क्या हाल है? अभी तो हालत ख़राब है, लेकिन इसको सुधार करने के लिए हम लोग लगातार कर रहे हैं। पिछले विधानसभा सत्र के अंदर भी हमने माननीय मंत्री जी को ये कहा था कि हमारा क्या है आदिवासी इलाका है, तो यहाँ पर जो जनजाति कार्य विभाग होता है वो शिक्षा की व्यवस्था देखता है। तो बहुत सारे शिक्षक होते हैं, उनको छात्रावास के अधीक्षक बना दिए जाते हैं। बहुत सारे शिक्षक जो होते हैं वो अलग अलग विभागों के अंदर में अटैच किए जाते हैं, तो उसको लेकर के जो हो हम लोग लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। तो आप आंदोलन से निकले हुए नेता हैं और आपकी पार्टी भी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, लेकिन आपने खुद कहा कि आप अकेले विधायक हैं। जब आप किसी मंत्री से मिलते हैं तो क्या रणनीति रहती है कि क्योंकि आपको पता है कि आप अकेले हैं, तो कैसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और कैसा रिस्पांस होता है मिनिस्टर्स का? मिनिस्टर का हम लोग यही कहते हैं कि आप पूरे मध्य प्रदेश का मंत्री हैं, उसको थोड़ा सा एहसास करा देते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी का, माननीय मंत्री जी को जो भी होते हैं किसी विभाग के हो, और हम लोग कहते हैं कि आप लोग कीजिए, और नहीं करते हैं तो फिर हमारी जनता जो है वो आक्रोशित हो जाएगी, तो फिर आपको उसे संभालना होगा। तो आप आंदोलन के रास्ते को ज़्यादा तरजीह देते हैं
या परसुएशन और नेगोशिएशन के? नहीं, हम लोग आंदोलन से निकले हुए और आंदोलन को हम तवज्जो देते हैं और आंदोलन के आधार पर ही हम आगे भी जाएंगे। आगे भी जाएंगे। तो भारत आदिवासी पार्टी आपकी पार्टी है, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी का जिक्र आया और आंदोलन का जिक्र आया तो भील प्रदेश की मांग आपकी पार्टी भी करती है और ये कहा जाता है कि साहब आज़ादी से पहले से ये मांग चल रही है। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में भील प्रदेश की मांग जायज़ है, वो संभव है? देखिए, हालात तो जब भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं, कितने ज़िले हैं, कितना बड़ा इलाका है और आदिवासियों की क्या हालात है, उसको अगर ये जो है पॉलिसी मेकर देखते हैं, विधानसभा के लोग जी, मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष और भारत सरकार, तो इनको तत्काल नया प्रदेश भील प्रदेश राज्य बनाने के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोसीजर है जी जी, उसको शुरू कर देना चाहिए। मगर 1.5-2 साल हो गए मैं एमएलए हूँ जी, अभी तक मैं 2 बार इसका मैं आवाज़ उठाया हूँ और विधानसभा के अंदर जो कार्रवाई होती है लिखित में वो भी मैंने शुरू की है। तो मुझे वहाँ से ये जवाब मिला था विधानसभा मध्य प्रदेश भोपाल से, नया राज्य बनाने की जो प्रोसीजर है वो भारत की संसद करती है। इस प्रकार आंसर दे करके मुझे गुमराह करने की कोशिश की। मैं दूसरी बार फिर कहा कि नया राज्य बनता है तो विधानसभाओं से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। 4 राज्य लगते हैं भील प्रदेश बनेगा तो उन 4 राज्यों के अंदर विधानसभा से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन 4 राज्यों के अंदर से कुछ हिस्सा जाएगा जो मध्य प्रदेश से कटेगा, राजस्थान से कटेगा, गुजरात से कटेगा और महाराष्ट्र से कटेगा। इन हिस्सों को जो भील आबादी, जहाँ आदिवासी आबादी होती है, इन वाले इलाकों को मिला करके नया राज्य बनेगा तो इन्हीं राज्यों से विधानसभा के अंदर से प्रस्ताव पारित होंगे। जी, 4 राज्यों का आपने खुद ही जिक्र किया और शायद 49 डिस्ट्रिक्ट्स क्लेम किए जाते हैं कि भील प्रदेश का हिस्सा होना चाहिए। कम से कम 40 तो बोला अबाउट 40 to 42। 4 राज्यों से प्रस्ताव पास कराना, सेंटर को कन्विंस करना, आपको नहीं लगता है कि ये एक इमोशनल इशू ज़्यादा है? ये 4 राज्यों को एक साथ लाना, 4 विधानसभाओं से प्रस्ताव पास कराना, सेंटर को कन्विंस करना आसान काम नहीं है। अभी लोगों में धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। जैसे हमारा जो इलाका है रतलाम जिले का, ये वेस्ट एमपी सबसे दूर इलाका है, अगर यूँ देखा जाए तो भोपाल से भी काफ़ी दूर है। यहाँ के लोग अगर इतना जागरूक हैं और जो है मुझे विधायक बना सकते हैं तो और भी मध्य प्रदेश में बहुत इलाके ऐसे हैं जहाँ हमारे इलाके से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ पर भी लोग अपना विधानसभा का सदस्य चुनेंगे और बहुत विधायक चुने जाएंगे। तो हमारे ग्रुप के विधायकों की बिना सहमति के कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा, सरकार नहीं बन पाएगी। तो निश्चित तौर पर हम जो लोग हैं वो वहाँ अपनी बात रखेंगे। हम कहेंगे कि मध्य प्रदेश के विधानसभा से भील प्रदेश नया राज्य बनाने के लिए पहले प्रस्ताव पारित करो, उसके बाद हम लोग जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो आपका ये विश्वास है कि जितनी भी जो आरक्षित सीटें हैं उन सब पे अगर भारत आदिवासी पार्टी जीत जाएगी तो फिर आपके लिए आसान होगा और सरकार आपके ऊपर डिपेंडेंट होगी? हाँ, निश्चित तौर पर। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो इमीडिएट इश्यूज़ हैं, रोज़गार के इश्यूज़ हैं या एजुकेशन के इश्यूज़ हैं या जो भूख का सवाल है, जो खेती किसानी के मुद्दे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी हैं और नए राज्य के गठन का जो मुद्दा है वो एक आइडियोलॉजिकल इशू हो सकता है जो बहुत दूर नज़र आता है? मैं तो मध्य प्रदेश के अंदर में जो आप कह रहे हैं वही मुद्दे उठाता हूँ। शिक्षा की मैं ज़्यादा बात करता हूँ, उठाता हूँ मुद्दे। हम लगातार भी मुख्यमंत्री आए थे, हमने उनसे भी बात किया है, चिट्ठी भी उनको लिख करके दी है। शिक्षा के लिए प्रोफेशनल कॉलेजेस होना चाहिए, एग्रीकल्चर है, इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे इलाके के अंदर में। हमारे इलाके के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं उन स्कूल्स के अंदर मान लीजिए कहीं जिस स्कूल्स के अंदर मान लो लाइब्रेरी नहीं है या जहाँ शौचालय नहीं है उनको ठीक करिए, और जिन स्कूल के अंदर में टीचर्स नहीं है वैकेंसी उसको भरिए। हम इस प्रकार की लगातार एजुकेशन पे काम करते हैं। दूसरे और भी ऐसे बुनियादी सवाल हैं, जैसे पीने का पानी हो गया, उसको लेकर के हम लोग सवाल खड़ा करते हैं, विधानसभा के अंदर लड़ते हैं। स्वास्थ्य की हालत हमारे इलाके में ज़्यादा ठीक नहीं है, उसको लेकर के बहुत से अस्पताल ऐसे हैं, छोटे छोटे प्राइमरी हॉस्पिटल्स, वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है, उसको लेकर के हम लोग सब विधानसभा के अंदर में हम लोग लड़ते हैं और यहाँ के जो आवाज़ है लोगों की वो उठाते हैं। तो आप कह रहे हैं कि साथ साथ दोनों लड़ाइयाँ चल रही हैं आपकी? बिल्कुल, प्राथमिकता ये है, शिक्षा, स्वास्थ्य है, लोगों का स्वास्थ्य है। पढ़े लिखे लोग बहुत है हमारे इलाके में भी हैं,
जो कम पढ़े लिखे लोग हैं रोजगार उनके पास भी होना चाहिए, 8वीं पढ़ा लिखा 10वीं पढ़ा लिखा, रोजगार के लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी है, हम इन्हीं को हमको एड्रेस करना है। भील प्रदेश बनेगा समय लगेगा, लेकिन हम लोग 5 साल तक या 10 साल बाद भील प्रदेश बनेगा, 15 साल बाद बनेगा, तो हम लोग केवल भील प्रदेश का नाम जपते नहीं रहेंगे, बल्कि यहाँ के जो बुनियादी सवाल हैं, समस्या है, उनको लेकर के हम लगातार काम करेंगे। क्या आप अपनी पार्टी से नाराज़ रहते हैं अक्सर? इस तरह की कभी कभी ऐसा लगता है कि आप अपनी पार्टी से शायद नाराज़ रहते हैं, ऐसा है क्या? ये तो सब नाराजगी वाराजगी चलती रहती है। हाँ। हमारा जो है वो हम्म लोगों के बीच में रहना, लोगों की समस्याओं का समाधान करना। नाराजगी तो सब लोगों से होती रहती है, कभी बीजेपी वालों से भी हो जाती है, कांग्रेस वालों से भी हो जाती है, लेकिन जब वक्त आता है तो सब पूरे भारत के लोग एक भी हो जाते हैं। तो इस टाइप की होती रहती है छोटी मोटी चीज़ें, कोई बड़ी बात नहीं। वो लेकिन पार्टी के भीतर क्योंकि आप तो अकेले ही विधायक हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसा लगता है कि जो पावर सेंटर है भारत आदिवासी पार्टी का वो राजस्थान में है। सारी शक्तियाँ जो हैं वो राजस्थान की लीडरशिप के पास है, क्या ऐसा नहीं है? नहीं, हम तो अपने इलाके में लोगों के लिए काम करते हैं, यहाँ के लोगों को संगठित करते हैं जी। वो लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों के हकों के लिए लड़ते हैं, तो लोग सपोर्ट करते हैं। हमने यहाँ मध्य प्रदेश में भीलों की एकता के लिए एक ग्रुप बनाया हुआ है। भील प्रदेश के लिए, नए राज्य के लिए हम लोग आवाज़ तो उठा ही रहे हैं। भील एकता मिशन के रूप में हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, बहुत लोग जुड़ रहे हैं, इसके जरिए हम लोगों को समस्याओं का समाधान भी दे रहे हैं। तो सभी अपने अपने इलाकों में सब चीज़ें ठीक चल रही हैं। अलग अलग राज्यों के आदिवासी नेताओं से हमारी मुलाकात होती है। कुछ आदिवासी नेता तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ का हिस्सा हैं, बीजेपी, कांग्रेस या लेफ्ट, वो नेशनल पार्टीज़ हैं, लेकिन बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ भी हैं। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो अपने दम पे हैं, मसलन त्रिपुरा में टिपरा मोथा है, 12 विधायक उनके हैं। क्या आपको लगता है कि नेशनल लेवल पे कोई एक ऐसा गठबंधन या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है जिस पे आदिवासियों के मसले उठाए जा सकते हैं? भील प्रदेश हो या कोई और संस्कृति से जुड़ा हुआ, भाषा से जुड़ा हुआ, पहचान से जुड़ा हुआ मसला हो सकता है। मसलन अभी जातिगत जनगणना होने की बात है, लेकिन आदिवासियों की पहचान के लिए अलग कॉलम जनगणना के फॉर्म में इस बार भी उस पर कोई जिक्र नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि अभी भी आदिवासियों का वो दबाव राष्ट्रीय राजनीति में, राष्ट्रीय पटल पर नहीं है, या अब स्थिति बदल गई है? पहली बात तो यह कि आदिवासियों को समझना पड़ेगा, जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग, सामान्य से एक समझ है। आदिवासी का मतलब होता है कि आदिम समय से निवास करने वाला व्यक्ति, तो निश्चित तौर पर आदिम बहुत पुराने समय से, तो हर इलाके का अपना अलग अलग होगा, अलग अलग बोली होगी, अलग उसका रीति रिवाज होगा, उसका अलग पहनावा होगा, उसका अलग पूजा पद्धति होगी, सब अलग अलग होगा। पूरे भारत के आदिवासियों को बिल्कुल एक तराजू से बिल्कुल बराबर तोलना ये गलत होगा। अपने ट्राइब, जैसे मैं भील ट्राइब से आता हूँ, तो मेरी ट्राइब के अपने अलग कल्चर है, अलग रीति रिवाज है। अगर मैं बोंडा की तुलना करने जाऊंगा तो सेमनेस नहीं होगी। मैं मीणा से अगर करने जाऊंगा तो बिल्कुल सेम नहीं होगा। मैं गोंड से अगर देखने जाऊंगा तो सेम नहीं होगा। सबके अपने अलग अलग हैं। तो पहली बात तो एक दूसरी ट्राइब को हमको उसको सम्मान देना होगा, और हम कुछ मिनिमम प्रोग्राम हम बना सकते हैं उसको लेकर के पूरे भारत देश की सारी ट्राइब्स, मेरे ख्याल से बहुत ट्राइब हैं। एमपी की अगर मैं बात करूं तो 47 ट्राइब्स हैं, बिल्कुल 700 से ज्यादा अनुसूचित जनजाति की पूरे सूची भारत की हैं जी। तो सभी ट्राइब को मिलकर के एक कोई यूनियन बना सकते हैं, और फिर सभी ट्राइब को अपने आपस में समझना होगा, एक दूसरे की भावना समझनी होगी, ट्राइब की उनके कल्चर समझने होंगे, उसको लेकर के कोई फोरम बन सकता है। और रहा सवाल आपने कहा है रिलीजन वाला, जी, कि जो एक अलग से पहचान का सवाल, बहुत सारे झारखंड में भी हमने ये आवाज़ सुनी, पश्चिम बंगाल में भी सुनी, उड़ीसा में भी सुनी, राजस्थान में भी ऐसी मांग सुनी। तो क्या ये मांग जायज़ है कि जनगणना में आदिवासियों को ये छूट होनी चाहिए कि वो किस तरह से अपनी धार्मिक पहचान बताना चाहता है? जो हिंदू धर्म में शामिल होगा वो तो हिंदू लिखेगा, जो ईसाई धर्म में शामिल होगा वो ईसाई लिखेगा, लेकिन अगर कोई इंडिपेंडेंट आदिवासी धर्म लिखना चाहता है या सरना लिखना चाहता है या सिर्फ इंडिजीनियस लिखना चाहता है अपने आप को, क्या आप मानते हैं कि इसकी ज़रूरत है? ये तो होना ही चाहिए ना, होना ही चाहिए। आप इस मांग को जायज़ मानते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो मैं किसी रिलीजन को फॉलो करता हूँ,
या कोई और आदिवासी हैं जो किसी रिलीजन को मानते हैं, लेकिन वो आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, जिनकी अपनी पूजा पद्धति है, जिनका अपना हिसाब किताब है, जिंदगी जीने का अपना तरीका है, जिनके पास कुरान नहीं, जिनके पास बाइबल नहीं, जिनके पास गीता नहीं है, वो लोग कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए तो होना ही चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास अभी कोई पैगंबर नहीं है उनका अभी वो आदिवासियों प्रकृति पर आधारित उनका जिंदगी है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो ईसाई बन गए वो ईसाई लिखें, जो हिंदू धर्म को मानने लगे हैं वो हिंदू धर्म लिखें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने ईसाई भी नहीं लिखा, जिसने बौद्ध भी नहीं लिखा, सिख भी नहीं लिखा, वो ऑटोमेटिकली हिंदू मान लिया जाएगा। उसको ये छूट दी जानी चाहिए कि वह अपनी आदिवासी पहचान को दर्ज कर सके। जो हिंदू को फॉलो करता है वो मान सकते हैं, लेकिन जो हिंदू नहीं मानना चाहते अपने आप को, उसका जीवन जो है वो गीता के हिसाब से नहीं चलता है, वो हिंदू क्यों लिखे? जो व्यक्ति आदिवासी कन्वर्ट हो गया है मान लो किसी कारण से, और वो उसकी जिंदगी जो है वो बाइबल के आधार पर नहीं है, तो वो क्यों लिखेगा क्रिश्चियन? तो जो हिंदू नहीं अगर फॉलो करता है, उसके जीवन में हिंदू नहीं है, हिंदुइज्म, तो उसको हिंदू नहीं लिखना चाहिए जी। उसके लिए कॉलम होना चाहिए जी, ट्राइब का, एबोरिजिनल का, आदिवासी का। तो कमलेश्वर जी जो जिनसे हम बात कर रहे हैं, इनकी एक और पहचान है कि ये करीब 15 बार जेल जा चुके हैं। कमलेश्वर जी, अब ये इसे तारीफ समझें कि आप एक ऐसे नेता हैं कि आप कम से कम 15 बार जेल गए हैं। इतनी जेल यात्राएं क्यों? अभी तो देश गुलाम नहीं है। एक वक्त में था कि जब फ्रीडम फाइटर्स जेल जाते थे, अंग्रेज़ों का शासन था, आपको लड़ना पड़ता था। 15 बार आप क्यों जेल गए? मैं जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, हम लोग स्टूडेंट थे, तो हमारे हॉस्टल के ऊपर, हम स्टूडेंट के ऊपर कुछ बाहर के लोगों ने अटैक किया था। तब मेरे जीवन में पहला मुकदमा हुआ था। तो मैंने सोच लिया था तब से ही कि अगर हम लोग इसी प्रकार से अगर चुप रहेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे नौकरी के चक्कर में, तो इस प्रकार के हमले तो लगातार जारी रहेंगे। हमने सोचा कि लोगों पर अत्याचार ना हो। फिर धीरे धीरे हम लोग लोगों की समझने की कोशिश करी। अपने इलाके में हम लोग घूमे, लोगों की क्या समस्या है, उनका हमने समाधान करने की कोशिश करी, तो हमारे ऊपर मुकदमे हो जाते थे। कैसे कैसे मुकदमे हुए? एक दो केस बताइए। हम लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, कहीं रैली वैली निकालते हैं तो वैसे कर देते हैं, कहीं पुलिस स्टेशन का घेराव किया मान लो तो वहाँ पर मुकदमा कर देते हैं कि सरकारी काम में बाधा डाल दी है। कहीं अफसरों के साथ झुमाझटकी कर ली, इस टाइप के मुकदमे कर देते हैं। तो जब आप पहली बार जेल गए तो डर तो लगा होगा यार, जेल जाने में तो सब नहीं, असल में मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने इसकी ब्रह्मांड की रचना करी, मुझे ज्ञान दिया है और मैं जानता हूँ धाराएं कौन सी लगती हैं, किस धारा में क्या लिखा हुआ है। सर धाराएं तो जेल के बाहर ना, जेल के भीतर जो नहीं, मैंने जेल के भीतर कहाँ धाराएं चलती है? हमने तो सुना बड़ा वहाँ तरह तरह का जुल्म होता है। पहली बार जेल जाने के पहले ही मेरे को नॉलेज लॉ की थी। हाँ। तो मैंने सोचा था कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम बाहर गए हैं तो सॉरी हम अंदर गए हैं तो बाहर भी होंगे। कितने दिन के लिए आप जेल गए हैं? हम पहली बार गए थे तो पहली बार हमारा 3 दिन का जेल हुआ था। अच्छा। और सेकंड टाइम हम कौन सी जेल में थे? हम सैलाना जेल में थे, जहाँ आज मैं विधायक, जहाँ के आप विधायक हैं उसी जेल में थे आप? और फिर हम दूसरी बार गए थे, हमको 13 दिन के लिए जेल में कर दिया था। फिर तीसरी बार हम गए थे, आई थिंक शायद 16 दिन ऐसा कुछ जेल में था, सैलाना जेल में ही। हाँ। फिर चौथी बार तो हमको सेंट्रल जेल, केंद्रीय जेल उज्जैन में कर दिया था। अच्छा। आई थिंक 5 महीने करीब वहाँ बिताए थे। इस टाइप से होती रहती जेल। तो सैलाना में तो अब आप सैलाना जेल में तो आपकी सही दोस्तियां हो गई होंगी। अब तो विधायक बनने के बाद हम एक बार भी नहीं गए, अभी तक नहीं गए। फिर हम सर्किल जेल रतलाम में, हमको विधायक बनने के बाद एक बार जेल में डाल दिया था। अबाउट 3 or 4 डेज हम लोग जेल में स्पेंड किए, सॉरी 7 डेज। अच्छा। तो हम विधायक बनने के बाद भी हमको जेल में डाल दिया था। तो हम डरते नहीं हैं, हम लोग जानते हैं बरी कैसे होते हैं, वो भी हम जानते हैं, कानून हम जानते हैं, क्योंकि सारे केसेस झूठे हैं तो बरी होना ही होना है। तो ज्यादातर केस आपके लोगों के अधिकारों के लिए, लोगों के हकों के लिए सारे केसेस। आप राजनीति में कैसे आए? मतलब आपने कहा कि कॉलेज हॉस्टल पे किसी का हमला हो गया, ऐसे झगड़े हो जाते हैं, लेकिन आप जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से विधायक बने हैं, आंदोलन खड़ा किया आप लोगों ने, तो थोड़ा सा मुझे अगर बता सकें जिससे कि और नौजवानों को भी रास्ता दिखे।
अपने? मैंने राजनीति में जाने का मेरा डिसीजन बहुत पहले हो गया था। हम्म, अगर मैं ईयर की बात करूं तो 2008, हम्म, आज से लगभग 17 साल हो गए हैं। 2025 2008 हम्म, मेरे साथ में एक जानकारी मुझे पढ़ने में आ गई थी कि अमेरिका में कोई ब्लैक जो है राष्ट्रपति सफ़ेद लोगों के देश में कोई काला व्यक्ति राष्ट्रपति तक बन सकता है, तो हम लोग भी आदिवासी जरूर हैं लेकिन विधानसभा लोकसभा जा सकते हैं। हमने सोचा, हमारे ये बात हमारे दिमाग में घर कर गई। फिर मैंने कोशिश करी जानने की कि विधायक बनते कैसे हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो मुझे पता चला कि लोगों का वोट चाहिएगा, लोगों का मत चाहिएगा। फिर हमने लोगों के बीच में जाना शुरू किया, लोगों की समस्याएं जानना चालू करी। तो लोगों के साथ बहुत जुल्म होता था, बहुत अन्याय होता, आज भी हालांकि जुल्म है, अन्याय है, उसके लिए हम लोग आज भी लड़ते हैं। तो बहुत ठगी हो जाती थी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के। लोग अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे कम होते हैं, कोई दुकानदार ठग रहा है, कोई सरकारी अधिकारी रिश्वत ले रहा है या अपनी संपत्ति हड़प रहा है, फर्जी तरीके से ज़मीन की रजिस्ट्री करवा लेता है, इस टाइप से बहुत गलत चीज़ें होती थी। तो हमारा खून खोलता था। फिर हमने तय कर लिया था कि जिस प्रकार बराक ओबामा अगर राष्ट्रपति बन सकता तो हम भी अपने भारत में आदिवासी होते हुए हम कुछ बेहतर कर सकते हैं जी। उसको लेकर के फिर हम लोग लगातार रहे। हम जो है वो MLA बन गए 2023 में। लेकिन राजनीति में आप देखिए कमलेश्वर जी को, वैसे तो बहुत व्यक्तिगत सवाल है, लेकिन कितना वजन होगा आपका? हम जब चुनाव लड़ रहे थे तब हमारा था अबाउट 45 बताइए किलोग्राम। तो और आप अभी अंडरवेट? हाँ, अंडरवेट कह दो कि लेकिन अभी हमारा वजन थोड़ा बड़ा है। हाँ और हम कुछ जाने भी हैं, विधायक बनने के बाद बहुत सा अनुभव हुआ है, जी। लोगों की प्रॉब्लम्स ज़्यादा जानने को मिली, प्रॉब्लम्स का समाधान कैसे होता है इसके ऊपर भी मिली। मतलब हमारा दिमाग भी बड़ा है और वजन भी बड़ा है। अभी हम अबाउट 50 हैं और पहले बिफोर MLA एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस आई वाज एट 45 थे। और जिन लोगों को ये लगता है कि राजनीति सिर्फ ताकत का खेल है, वो कमलेश्वर डोडियार से प्रेरणा ले सकते हैं। शरीर के वज़न से ज़्यादा आपकी बात में वज़न होना चाहिए। आप बाहुबली होने से ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पीछे लोग खड़े हों, आप आम आदमी के नेता हों, आप आम आदिवासी और किसान के नेता हों, उनकी बातों को उठाएं और उनके लिए आंदोलन करने से पीछे ना हटें, ज़रूरत पड़े तो जेल जाने में ना झिझकें। कमलेश्वर डोडियार विधायक के तौर पर कितने कामयाब होंगे, लगातार हम इसकी समीक्षा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनके राजनीति का ये पक्ष किसी भी नौजवान के लिए, आदिवासी या गैर आदिवासी के लिए सीख हो सकती है। वो आप और हम उससे सीख सकते हैं। दोस्तों, आदिवासी नेताओं से मिलने का सिलसिला इसी तरह से हमारा चलता रहेगा। सैलाना विधानसभा क्षेत्र से कई ग्राउंड रिपोर्ट्स हम लोगों ने तैयार की हैं, जो रोज़गार से, पलायन से, स्वास्थ्य से, यहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक भूमि से, हर विषय पर हमने कोशिश की है कि अच्छी रिपोर्ट्स तैयार की जाएं। वो रिपोर्ट्स जल्दी आपके सामने होंगी। मुझे उम्मीद है कि वो रिपोर्ट्स भी आपको पसंद आई होंगी। ये बातचीत कमलेश्वर डोडियार के साथ आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।